नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य के टॉप 10 डेली करंट अफेयर सीरीज में। आज 19 सितंबर है और आज भी हम रोज की तरह 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जिनका संबंध हमारे रोज के समसामयिक विषयों से होता है। इसके साथ ही आप हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आप हमें लक्ष्य 00 LAKSHY लक्ष्य 007 करके सर्च कर सकते हैं। आप जब सर्च बॉक्स में लक्ष्य 007 लिखेंगे बिना किसी स्पेस को दिए तो आपको सबसे पहले हमारा चैनल दिख जाएगा और आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। डेली क्विज को अटेम्प्ट कर सकते हैं और इसके साथ ही वीडियोस के लिंक्स और दूसरे PDF फाइल्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी के साथ ही चलते हैं कल के वीडियो के अंत में। जो हमने प्रश्न पूछा था उसका उत्तर कई लोगों ने सही दिया है, तो क्या उत्तर था उसको जान लेते हैं। तो कल का क्वेश्चन था कि क्वाड देशों की पहली बैठक व्यक्तिगत बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो ऑप्शन थे टोक्यो जापान, न्यू दिल्ली, न्यूयॉर्क या कैनबरा ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा न्यूयॉर्क USA। बहुत से लोगों ने न्यूयॉर्क USA आंसर दिया है। सही आंसर है क्वाड देश 4 देशों का समूह समूह है जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। तो इसी के साथ ही चलते हैं अपने पहले प्रश्न पर। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि संघाई सहयोग संगठन शांतिपूर्ण मिशन 2021 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो ऑप्शन है भारत, रूस, चीन, उज्बेकिस्तान। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा रूस। अभी हाल ही में यह जो अभ्यास है शांतिपूर्ण मिशन, जिसका जो किसका है, संघाई सहयोग संगठन का शांतिपूर्ण मिशन 2021 युद्धाभ्यास है। इसका छठा संस्करण की मेजबानी रूस द्वारा की जा रही है। कौन सा संस्करण है ये? छठा संस्करण है और इसका आयोजन दक्षिण पश्चिम रूस के आरेन वर्ग क्षेत्र में 13 से 25 सितंबर 2021 के मध्य किया जा रहा है। यानी कि ये 13 सितंबर को शुरू हो गया है और 25 सितंबर तक रहेगा। और कहाँ किया जा रहा है? दक्षिण पश्चिम अनेर वर्ग क्षेत्र में किया जा रहा है रूस के। इसके साथ ही आगे बढ़े तो यह भारत ने पहली बार इस अभ्यास में 2018 में शामिल हुआ था। कब हुआ था? 2018 में शामिल हुआ था और 2018 में 5वें संस्करण में इसने भाग लिया था। तो ये 2018 में इसका 5वां संस्करण हुआ था। अभी जो है कौन सा संस्करण है? छठा संस्करण है। यानी कि 5वें संस्करण के बाद यह अभ्यास अब हुआ है 2021 में। कौन सा अभ्यास? शांतिपूर्ण मिशन अभ्यास 2021, जो किसका है? संघाई सहयोग संगठन का है। किसका है? संघाई सहयोग संगठन का है। तो इसी के साथ ही आगे बढ़ें तो यह एक बहुपक्षीय और संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास है जो संघाई सहयोग संगठन के सदस्यों देशों के बीच सैन्य कूटनीति के एक हिस्से के रूप में द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है। इसके साथ ही भारतीय वायुसेना के 38 कर्मियों सहित 200 सैन्य कर्मियों का भारतीय सैन्य दल इस मिशन ये 2021 अभ्यास में भाग ले रहा है। इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं तो आगे हम देखें तो संघाई सहयोग संगठन क्या है, इसके बारे में भी हमें जान लेना चाहिए। तो संघाई सहयोग संगठन जून 2001 में संघाई 5 के विस्तार के बाद अस्तित्व में आया था। यानी कि जून 2021 में इससे पहले संघाई 5 कहा जाता था। उसके बाद ये विस्तार हुआ तो इसके बाद इसे संघाई सहयोग संगठन कहा गया। कि गौरतलब है कि संघाई 5 का गठन रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान के साथ मिलकर वर्ष 1996 में किया था। कब किया था? 1996 में संघाई 5 का गठन किया गया था और 2001 में इसका विस्तार किया गया और इसे संघाई सहयोग संगठन कहा गया। तो कौन कौन से देश संघाई 5 में शामिल थे? रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान। तो इसी के साथ ही आगे बढ़ें तो वर्तमान में विश्व के 8 देश कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान SCO के सदस्य हैं। और अभी हाल ही में ईरान जो है इसका सदस्य देश बना है। कौन बना है? ईरान इसका 9वां सदस्य देश बना है, जो अभी हाल ही में आप लोगों को सुनने को भी मिलेगा, न्यूज़ में भी आएगा और आप समाचारों में और करंट अफेयर्स में भी इस चीज़ को आगे आप पढ़ने वाले हैं कि ईरान जो है संघाई सहयोग संगठन का 9वां सदस्य देश बन गया है। तो इसी के साथ ही चलते दोस्तों वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में संसद टीवी की शुरुआत किसने की? PM मोदी, अनुराग ठाकुर, भूपेंद्र यादव, राजीव सिंह। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा दोस्तों PM मोदी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद टीवी का शुभारंभ किया और संसद टीवी के गठन का निर्णय इस वर्ष फरवरी माह में लिया गया था। यानी कि 2021 फरवरी में इसके गठन
की बात कही गई थी कि इसका गठन किया जाएगा। इसी के साथ ही अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि फरवरी माह में किया गया था। इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं तो सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी रवि कपूर को संसद टीवी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। यानी कि सीईओ, संसद टीवी के कौन सीईओ बने? रवि कपूर। रवि कपूर कौन है? संसद टीवी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, यानी कि सीईओ हैं। और आईआरएस अधिकारी मनोज अरोड़ा को अंतरिम प्रधान संपादक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दो अधिकारियों का नाम ध्यान रखने हैं आपको कि संसद टीवी के सीईओ कौन है? रवि कपूर। और जो प्रधान संपादक हैं वो कौन है? चीफ एडिटर कौन है यहाँ के? मनोज अरोड़ा। चीफ एडिटर मनोज अरोड़ा होंगे संसद टीवी के। संसद टीवी का बजट लोकसभा और राज्यसभा द्वारा संयुक्त रूप से वहन किया जाएगा। नियमों के मुताबिक लोकसभा कुल लागत का 2/3 वहन करेगी, जबकि राज्यसभा 1/3 लागत साझा करेगी। वहीं अगर बात करें तो संसद टीवी के तहत मुख्यतः 4 श्रेणियों के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। पहला, संसद और लोकतांत्रिक संस्थाओं का कामकाज दिखाया जाएगा। इसके साथ साथ शासन और नीतियों का कार्यान्वयन किस तरीके से किया जाता है उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। और भारत का इतिहास और संस्कृति तथा समकालीन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। संसद टीवी का गठन राज्यसभा और लोकसभा टीवी का विलय करके किया गया। यानी संसद टीवी का जो गठन किया गया वो किसके द्वारा, किस किस का विलय करके किया गया? यह विलय किया गया, किस किस का विलय करके किया गया दोस्तों? ये किया गया राज्यसभा और लोकसभा टीवी का विलय करके। तो अब इससे पहले राज्यसभा टीवी अलग होता था और लोकसभा टीवी अलग होता था। आप लोगों ने समाचारों में और टीवी पर देखा होगा कि ये दो चैनल अलग अलग आते थे, जिसमें मेनली संसद की कार्यवाहियों को, यानी कि राज्यसभा टीवी पर राज्यसभा की कार्यवाहियों को दर्शाया जाता था और लोकसभा टीवी पर लोकसभा की कार्यवाहियों को दर्शाया जाता था। लोकसभा टीवी की शुरुआत 24 जुलाई 2006 को हुई थी। कब हुई थी? 24 जुलाई 2006 को हुई थी। 24 जुलाई 2006 में 24 जुलाई 2006 में किसकी? लोकसभा टीवी की शुरुआत की गई थी। लोकसभा टीवी की शुरुआत कब की गई थी? 24 जुलाई 2006। देखिए, मैं बार बार एक चीज़ को दोहराता हूं ताकि आप लोगों के दिमाग में चीज़ें बैठ जाएं और ध्यान रहे और इनके आप नोट्स भी आराम से बना सकें। और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी के प्रयासों से इसकी शुरुआत की गई थी। कौन थे सोमनाथ चटर्जी? सोमनाथ चटर्जी पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं। उनके प्रयासों से 2006 में 24 जुलाई को किसकी शुरुआत की गई थी? कौन से टीवी की शुरुआत की गई थी? लोकसभा टीवी की शुरुआत की गई थी। तो लोकसभा टीवी की शुरुआत सोमनाथ चटर्जी, जो कि लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष हैं, उनके प्रयासों से की गई थी। और एक टीवी चैनल के रूप में लोकसभा टीवी की शुरुआत से पूर्व कुछ विशिष्ट संसदीय गतिविधियों का ही टीवी पर प्रसारण किया जाता था, जैसे संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति का संबोधन आदि। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो वहीं राज्यसभा टीवी की शुरुआत वर्ष 2011 में हुई। राज्यसभा टीवी की शुरुआत कब हुई? 2011 में। 2011 में राज्यसभा टीवी की शुरुआत की गई। राज्यसभा में कार्यवाहियों के प्रत्यक्ष प्रसारण के अलावा राज्यसभा टीवी संसदीय मामलों का विश्लेषण भी प्रस्तुत करती थी और ज्ञान आधारित विशिष्ट कार्यक्रमों का एक मंच भी प्रदान करती थी। यही कारण था कि आम लोगों के बीच राज्यसभा टीवी जो है ज़्यादा प्रचलित था, क्योंकि इस पर एजुकेशनल चीज़ों को भी दिखाया जाता था जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी महत्वपूर्ण होती थी। तो इसी वजह से राज्यसभा टीवी को ज़्यादा देखा भी जाता था। तो ये नए संसद टीवी का लोगो है, आप देख सकते हैं। इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की विमानन सुरक्षा समिति की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? सैफाली जुनेजा, अमृता राणे, जूही रावत या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा सैफाली जुनेजा। सैफाली जुनेजा को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की विमानन सुरक्षा समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। वह इस रणनीतिक समिति का नेतृत्व करने वाली पहली महिला हैं। भारत को यह दायित्व 12 वर्ष के बाद मिला है। सैफाली जुनेजा ने इससे पूर्व वर्ष 2012 से 2019 तक नागरिक उड्डयन मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में भी कार्य किया है। उन्होंने एयर इंडिया समूह की कंपनियों जैसे एयर इंडिया एक्सप्रेस और एयरलाइंस एयर में निदेशक मंडल के रूप में भी काम
किया है। इसके साथ ही देखा जाए तो सैफ जुनेजा वर्ष 1992 बैच की भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी हैं, यानी IRS हैं, और जिन्होंने नागरिक उड्डयन मंत्रालय में शामिल होने से पूर्व एक सिविल सेवक के तौर पर सरकार के कई संवेदनशील और चुनौतीपूर्ण कार्य, अर्धन्यायिक पदों और इसके साथ साथ प्रशासनिक और वित्तीय पदों पर भी काम किया है। वहीं देखें तो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन क्या है, तो यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। इसकी स्थापना 1944 में राज्यों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन अभिसमय, यानी जिसे शिकागो कन्वेंशन भी कहा जाता है, के संचालन और प्रशासन के प्रबंधन के लिए किया गया था। वहीं इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन की परियोजना एवं विकास को बढ़ावा देना है, ताकि दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन की सुरक्षा तथा व्यवस्थित वृद्धि सुनिश्चित की जा सके। वहीं इसकी बात करें तो यह है सैफ जुनेजा। चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर। यहाँ तक की जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो, आपको लगे कि हाँ आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है, नया जानने को मिल रहा है, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो विश्व रोगी दिवस सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 17 सितंबर, 16, 15 या 14 सितंबर? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 17 सितंबर। तो विश्व रोगी दिवस यानी कि दुनिया भर में रोगी सुरक्षा के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए, वैश्विक जागरूकता बढ़ाने और स्वास्थ्य देखभाल के प्रति आम जनमानस की प्रतिबद्धता को मजबूत करने हेतु प्रतिवर्ष 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस का आयोजन किया जाता है। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस का आयोजन किया जाता है। वहीं 72वीं विश्व स्वास्थ्य सभा ने मई 2019 में रोगी सुरक्षा पर वैश्विक कार्रवाई पर संकल्प को अपनाकर 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस की भी स्थापना की थी। वहीं विश्व रोगी सुरक्षा दिवस रोगी सुरक्षा का एक वैश्विक मंत्री स्तरीय सम्मेलन की एक श्रृंखला की आधारशिला भी रखी, जो कि वर्ष 2016 में लंदन में शुरू हुई थी। इसी के साथ ही आगे बढ़ें तो वर्ष 2021 में विश्व रोगी दिवस का आयोजन सुरक्षित मातृत्व एवं नवजात देखभाल विषय के साथ किया गया। यानी इस बार थीम क्या रही इसकी? सुरक्षित मातृत्व एवं नवजात देखभाल, यह इसकी थीम रही है। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के मुताबिक प्रतिदिन लगभग 810 महिलाओं की मृत्यु गर्भावस्था एवं प्रसव संबंधी परिहार्य कारणों से हो जाती है। तो यही कारण रहा है कि इस बार की थीम में या इस बार का इसका जो प्रमुख विषय रखा गया है, सुरक्षित मातृत्व एवं नवजात देखभाल को रखा गया है। इसी के साथ ही इसके अलावा स्वास्थ्य देखभाल की कमी के कारण प्रतिवर्ष 5 वर्ष से कम आयु के लगभग 6,700 शिशुओं की मृत्यु तक हो जाती है, जो कुल मौतों का लगभग 47% है। इस दिन का लक्ष्य प्रसव एवं प्रसव के दौरान सभी महिलाओं एवं नवजात शिशुओं को होने वाली अनावश्यक जोखिम एवं क्षति को कम करना है। साथ ही यह गुणवत्तापूर्ण सेवाओं के प्रावधान का भी वकालत करता है। इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर। यह भी दिवस से संबंधित है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो ये सभी को मालूम होना चाहिए कि 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1987 में 16 सितंबर के दिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए जाने के उपलक्ष्य में विश्व ओजोन दिवस मनाने की घोषणा की। यानी कि विश्व ओजोन दिवस मनाने की घोषणा जो की गई वो 1994 में की गई। वो है इस कारण की गई क्योंकि 1987 में 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का आयोजन किया गया था। किसका आयोजन किया गया था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का आयोजन किया गया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने की तिथि क्या थी? 16 सितंबर 1987 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने की तिथि थी। उसी उपलक्ष्य में 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व ओजोन दिवस को मनाए जाने की घोषणा की। इस बार की जो थीम रही इसकी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हमें हमारे भोजन और टीकों का ठंडा रखना, कीप अस आवर फूड एंड वैक्सीन कूल। तो ये इस बार का थीम रहा है किसका? ओजोन दिवस का। ओजोन के बारे में अगर हम देखें तो यह ऑक्सीजन का एक विशेष रूप है जिसका रासायनिक सूत्र O3 होता है। हम श्वसन के लिए जिस ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और जो पृथ्वी पर जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है वह O2 है। लेकिन ओजोन क्या है? ओजोन को अगर हम रासायनिक सूत्र देखें तो O3 आता है।
लेकिन ऑक्सीजन का क्या है, O2 है। ऑक्सीजन का कितना है, O2 है। तो इन दोनों में ये एक विशेष अंतर होता है। तो अधिकांश ओजोन पृथ्वी की सतह से 10 से 40 किलोमीटर 10 से 40 किलोमीटर के बीच वायुमंडल में उच्च स्तर पर रहती है। इस क्षेत्र को समताप मंडल कहा जाता है। इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, समताप मंडल कहा जाता है। और वायुमंडल में पाई जाने वाली समग्र ओजोन का लगभग 90% हिस्सा यहाँ पाया जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करें तो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले विभिन्न पदार्थों के उत्पादन तथा उपभोग पर नियंत्रण के उद्देश्य के साथ विश्व के कई देशों ने 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे, जिसे आज विश्व के सबसे सफल प्रोटोकॉल माना जाता है, क्योंकि इसमें विश्व के 197 देशों ने हिस्सा लिया है। यानी कि इसमें विश्व के 197 सभी देशों ने इस पर हस्ताक्षर किया है। इसीलिए यह मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल विश्व का सबसे सफल प्रोटोकॉल माना जाता है। गौरतलब है कि एक विश्व के 197 पक्षकारों ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसी के साथ ही चलते दोस्तों वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर। यहाँ तक की जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स करें, ताकि हमारा मनोबल बढ़े और हम रेगुलर आपको इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियाँ देते रहें। तो चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिवस कब मनाया जाता है। मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, 17 सितंबर। तो महाराष्ट्र में प्रतिवर्ष 17 सितंबर को मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिवस का आयोजन किया जाता है। क्या किया जाता है, 17 सितंबर को मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिवस का आयोजन किया जाता है। यह दिवस हैदराबाद के निज़ाम के भारतीय सैनिकों यह दिवस किसके उपलक्ष्य में, हैदराबाद के निज़ाम के भारतीय सैनिकों द्वारा पराजित होने के बाद मराठवाड़ा क्षेत्र के भारतीय संघ में विलय की वर्षगांठ को चिन्हित करता है। इसी के साथ ही 15 अगस्त 1947 की अगर हम बात करें तो उस समय स्वतंत्रता भारत को प्राप्त हुई, तो रियासतों को एक नवनिर्मित राष्ट्रों यानी कि भारत और पाकिस्तान में से किसी एक में शामिल होने अथवा स्वतंत्र रहने का भी विकल्प दिया गया था। वहीं अगर बात करें तो कुछ समय में हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर जैसी कुछ रियासतों को छोड़कर अधिकांश रियासतों का भारतीय संघ में तो विलय हो गया, लेकिन निज़ाम मीर उस्मानी अली खान बहादुर के शासन में हैदराबाद ने स्वतंत्र रहने का निर्णय लिया था। भारतीय संघ की एकता के लिए किसी भी चुनौती को समाप्त करने हेतु भारत सरकार ने हैदराबाद रियासत को शामिल करने के लिए ऑपरेशन पोलो की शुरुआत की। हैदराबाद रियासत को शामिल करने के लिए किस ऑपरेशन की शुरुआत की गई थी, ऑपरेशन पोलो की शुरुआत की गई थी। तो इस बात को ध्यान में रखना है। हैदराबाद की तत्कालीन रियासत ने तेलंगाना, मराठवाड़ा और कर्नाटक के 4 जिले शामिल थे। यानी कि अगर आप हैदराबाद क्षेत्र को देखेंगे या उस समय की जो हैदराबाद जो रियासत थी उसमें कौन कौन शामिल थे, हम महाराष्ट्र के मराठवाड़ा के क्षेत्र, कर्नाटक के क्षेत्र और तेलंगाना के कई क्षेत्र उसमें शामिल थे। इस अभियान की शुरुआत 17 सितंबर और 1948 को निज़ाम की सेना के प्रमुख एल इदरिस ने आत्मसमर्पण कर दिया था। इस अभियान की शुरुआत के बाद, अभियान की शुरुआत कब हुई थी, 17 सितंबर 1948 को हुई थी। तो निज़ाम की सेना के प्रमुख अल इदरिस ने आत्मसमर्पण कर दिया। कुछ ही समय में निज़ाम ने भी आत्मसमर्पण कर दिया और हैदराबाद रियासत को भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया। तो इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मातृभूमि योजना किस राज्य ने शुरू की गई। मातृभूमि योजना किस राज्य में शुरू की गई, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना लॉन्च करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अनुसार इस योजना के द्वारा विकास कार्यों में आम जनता को शामिल किया जाएगा। इस योजना के तहत परियोजनाओं का 50% लागत वहन राज्य सरकार करेगी और शेष 50% का लागत वहन इच्छुक लोगों द्वारा किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस परियोजना को लॉन्च करने के लिए ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग को एक एक्शन प्लान बनाने के लिए भी कहा है। उन्होंने यह भी कहा कि इस योजना से राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्रों, आंगनवाड़ी केंद्रों, लाइब्रेरी, स्कूल, ओपन जिम, स्टेडियम, फायर स्टेशन, सोलर स्ट्रीट लाइट इत्यादि का निर्माण किया जा सकता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करना है। तो मातृभूमि योजना उत्तर प्रदेश राज्य में शुरू की गई, जिसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाना है।
इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में अगर कुछ जानकारी लें, राजधानी लखनऊ है, राज्यपाल वर्तमान में आनंदीबेन पटेल हैं और मुख्यमंत्री वर्तमान में योगी आदित्यनाथ हैं। विधानसभा सीटों की संख्या 403 है, तो वहीं विधान परिषद सीटों की संख्या 100 है, यानी कि यहाँ पर द्विसदनीय व्यवस्था है। राज्यसभा सीटों की बात करें तो 31 सीटें हैं, तो वहीं लोकसभा सीटों की संख्या 80 है। तो इसका गठन जो किया गया था और इसका स्थापना दिवस यानी उत्तर प्रदेश राज्य का स्थापना दिवस जो मनाया जाता है वो 24 जनवरी को मनाया जाता है। और यही कारण है कि 24 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। इसी कारणवश 24 जनवरी को इसका स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। यदि मानचित्र पर उत्तर प्रदेश की स्थिति देखें तो भारत का उत्तरी राज्य है उत्तर प्रदेश, और इसमें मानचित्र में आप देख सकते हैं कि यह उत्तर प्रदेश है और इसकी जो सीमाएं हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा के केंद्र शासित प्रदेश एवं देश की राजधानी दिल्ली के साथ लगती है। इसके साथ साथ राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, इन राज्यों के साथ तो लगती ही लगती है। इसके साथ साथ नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी उत्तर प्रदेश साझा करता है। तो इसी के साथ ही चलते हैं दोस्तों वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में सुर्खियों में रहा कंवल टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? कंवल टाइगर रिजर्व असम, झारखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर होगा तेलंगाना। अभी हाल ही में कंवल बाघ आरक्षित क्षेत्र तेलंगाना राज्य में स्थित है, जो कि महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व है। और यह भी सुर्खियों में इस कारण बना रहा क्योंकि कोर एरिया के दायरे में आने वाले सड़क मार्गों के विस्तार और उन्हें चौड़ा करने के प्रस्तावों के बाद यह टाइगर रिजर्व चर्चा में आ गया है। कंवल टाइगर रिजर्व की कनेक्टिविटी महाराष्ट्र के ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व और छत्तीसगढ़ के इंद्रावती टाइगर रिजर्व से है। यानी कि ये जो है 3 राज्यों में इसकी कनेक्टिविटी है। महाराष्ट्र के ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व, ठीक है। महाराष्ट्र में कौन सा टाइगर रिजर्व? ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व। छत्तीसगढ़ का इंद्रावती टाइगर रिजर्व। तो ये तीनों टाइगर रिजर्व इंटर स्टेट टाइगर कॉरिडोर का रूप में भी काम करते हैं और इससे बाघों का प्राकृतिक विकास भी सुनिश्चित होता है। तो कंवल टाइगर रिजर्व मुख्य रूप से गोदावरी और 2 छोटी नदियों कदम और पेद्दा बागू के जल संग्रहण क्षेत्र में यानी कैचमेंट एरिया में पड़ता है, जो इस कंवल टाइगर रिजर्व और अभ्यारण्य के दक्षिण में बहती है। इसी के साथ ही देखें तो कंवल टाइगर रिजर्व की स्थापना वर्ष 1965 में हुई थी और इसके बाद 1999 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। भारत सरकार ने वर्ष 2012 में कंवल वन्यजीव अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित किया था। तो 2012 में कंवल को वन्य जीव अभ्यारण्य जो था उसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। 1999 में इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। वहीं तेलंगाना राज्य की बात करें तो राजधानी हैदराबाद है। राज्यपाल वर्तमान में तमिलिसाई राजन है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं और वर्तमान में विधानसभा सीटों की संख्या 119, विधान परिषद सीटों की संख्या 40, यानी कि यह भी द्विसदनीय व्यवस्था वाला राज्य है। राज्यसभा सीटों की संख्या 7 है, तो वहीं संसद में लोकसभा सीटों की संख्या इसकी 17 है। गठन इसका 2 जून 2014 को हुआ था। इसका गठन आंध्र प्रदेश से अलग करके किया गया था 2 जून 2014 में। इसी के साथ ही मानचित्र पर अगर इसकी स्थिति देखें तो ये दक्षिण भारत का एक राज्य है जो कि लैंडलॉक राज्य है, यानी कि चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ है। इसकी सीमा कहीं समुद्र से नहीं लगती है। तो यह तेलंगाना राज्य है, आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे ही रहा होगा। और इसकी सीमाएं छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के साथ लगती है। यानी कि छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के साथ तेलंगाना राज्य सीमा साझा करता है। तो इसी के साथ ही चलते हैं दोस्तों वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि हाल ही में किस संस्था ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के प्रकाशन को बंद कर दिया है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के प्रकाशन को बंद कर दिया है, क्योंकि पहले आप लोगों ने सुना होगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट प्रकाशित होता था, लेकिन अभी जो है वह बंद कर दिया गया है। तो कौन कौन से हैं? विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एडीबी, या इनमें एडीबी यानी कि एशियाई डेवलपमेंट बैंक, माफ कीजिए एबीडी हो गया, एडीबी होगा ये क्या होगा यहाँ पे? एडीबी होगा। तो ऑप्शन आप सही कर सकते हैं एशियाई डेवलपमेंट बैंक।
लेकिन इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, इसका उत्तर होगा विश्व बैंक। विश्व बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को प्रकाशित करता था, जिसे अब वह प्रकाशित नहीं करेगा, जो कि 2019 का डेटा में अनियमितताओं की जांच के बाद से इसके प्रकाशन को अब बंद कर दिया गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट की अगर बात करें तो इस रिपोर्ट को पहली बार 2003 में जारी किया गया था, ताकि व्यापार नियमों के उद्देश्य और उपायों का आकलन किया जा सके तथा 190 अर्थव्यवस्थाओं के जीवन चक्र तथा उनके अंतर्गत आने वाले व्यवसायों को प्रभावित करने वाले 10 मापदंडों का आधार मापा जा सके। यानी कि 190 अर्थव्यवस्थाओं का अर्थ यह है कि जो देश हैं, विश्व के 190 देश हैं जो विश्व बैंक और आईएमएफ के सदस्य देश हैं, उनकी बात यहाँ पर की जा रही है। इसके साथ ही अक्टूबर 2019 में प्रकाशित जो सबसे नया रिपोर्ट है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट का, उसमें भारत का स्थान 63वां रखा गया था। भारत का स्थान कितना रखा गया था 2019 के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में? 63वां। देखिए अंतिम रिपोर्ट है ये, जो 2019 में प्रकाशित हुई। इसके बाद अब कोई भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित नहीं की जाएगी। तो इसमें भारत की रैंक क्या रही थी? इसमें भारत की रैंक 63वीं भारत की रैंक रही थी। तो विश्व बैंक की वहीं बात करें तो यह इसे वर्ष 1944 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ के साथ पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक यानी कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट यानी कि आईबीआरडी के रूप में स्थापित किया गया था। यानी कि इन दोनों को, आईएमएफ को और आईबीआरडी को, ट्विन सिस्टर कहा जाता है, जुड़वा बहनें कहा जाता है, क्योंकि आईबीआरडी ही बाद में विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है। आईबीआरडी को ही विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है। इसके वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 189, 189 सदस्य देश हैं इसके वर्तमान में। ठीक है, भारत भी एक सदस्य देश है इसका। वर्ल्ड बैंक जो कि विश्व में विकास कार्यों से संबंधित देशों को, विकासशील देशों को एवं अल्प विकसित देशों को ऋण सहायता प्रदान करता है। इसी के साथ ही चलते हैं दोस्तों वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर। और अंतिम प्रश्न है ये आज का हमारा, कि भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्यकिरण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? उत्तराखंड, काठमांडू, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर होगा उत्तराखंड। भारत नेपाल संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास सूर्यकिरण का 15वां संस्करण, कौन सा संस्करण है ये दोस्तों? 15वां संस्करण है, जो 20 सितंबर 2021 से उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आयोजित किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में 20 सितंबर 2021 से किया जाएगा। अभ्यास जो है ये सूर्यकिरण का पिछला संस्करण 2019 में नेपाल में आयोजित किया गया था। कोविड-19 महामारी के कारण इस अभ्यास को 2020 में बंद कर दिया गया था। इसी के साथ ही ये थे आज के हमारे 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। चलते हैं वीडियो के अंत में पूछे जाने वाले प्रश्न पर और देखते हैं कि आपको पीछे का कितना याद है। कि किस संगठन ने रिफॉर्म्स इन अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी इन इंडिया शीर्षक से एक रिपोर्ट लॉन्च की? किस संगठन ने रिफॉर्म इन अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी इन इंडिया शीर्षक से एक रिपोर्ट लॉन्च की है? नीति आयोग, वित्त आयोग, चुनाव आयोग या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।